अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़िशान बशीर। नाज़रीन, सियासी खींचातानी उरूज पर है। हुक्मरान हैं कि सियासी जंग में अपने फ़राइज़ से लाताल्लुक़ हुए बैठे हैं। इंतज़ामिया अपने उमूर पर चुप साधे हुए हैं। अवाम की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। हुक्मरानों को के ज़मीर को जगाने के लिए और आपकी परेशानियां, आपकी आवाज़ हुकामी बाला तक पहुँचाने के लिए हम कोशा हैं। नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। पुलिस का खौफ, रिहाई के बाद फवाद चौधरी पुलिस को देखकर भाग गए। सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात, नकल माफिया सरगर्म, असातिज़ा और इम्तिहानी अमला खामोश तमाशाई। सीवरेज के जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त होने का इंकशाफ, फूड डिपार्टमेंट का अमला ख्वाब खरगोश के मजे में। गंदुम सीजन के आगाज में ही आटे की कीमतों में इजाफा, शहरी परेशान, इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। और फैसलाबाद एलाइड अस्पताल के रीजनल ब्लड सेंटर के तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का इंकशाफ, अस्पतालों में अद्वियात भी नायाब हो गई। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली महमूद मौलवी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए असम्बली की रुकनीत से भी इस्तीफा दे दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महमूद मौलवी ने कहा कि मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं और कौमी असम्बली की रुकनीत से भी इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने टिकट दिया और पार्टी ने बड़ी इज्जत दी। पार्टी छोड़ने की बुनियादी वजह यह है कि मैं अपनी अफवाज के खिलाफ जिंदगी में कभी गया हूं, ना जाऊंगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, सियासी जमातें बदल सकते हैं, आज PTI है, कल मुस्लिम लीग नून होगी और परसों पीपल्स पार्टी, लेकिन हम फौज को कभी नहीं बदल सकते। जी हाँ, इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट अतहर कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महमूद मौलवी जो कि अपने असम्बली मुंतखब हुए थे, वो पार्टी छोड़ गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को, और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद कुछ मजीद लोग भी जो है वो इस तरह से पार्टी छोड़ के जाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक मौलवी साहब ने बात की, वो जो जलाओ घेराव हुआ उसको उन्होंने कंडेम किया। मेरे ख्याल में वो तो पाकिस्तानी अवाम के जज्बात हैं। कोई भी शख्स इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारी इंस्टॉलेशंस के ऊपर इस तरह हमले हों, शोधा के जो मुजस्मे थे उनको तोड़ा गया। तो इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए कम है, और जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक इंसाफ का ताल्लुक है, मुझे जब ये खबर मिली तो मैं तो काफी पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन है महमूद मौलवी। फिर पता चला ये कोई MNA है, और फिर पूरे मीडिया की स्क्रीन पे वो नजर आ गए। यकीन कीजिए कि अपनी 22 साल सहाफती कैरियर में मुझे इतना ज्यादा इनको ना देखने का ना सुनने का मौका मिला। तो ये कोई फर्स्ट ईयर की लीडरशिप तो है नहीं है, उनका एक जाती फैसला है। वो ये समझते हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इससे तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये अपनी जमात के ऊपर खुद इल्जाम लगा रहे हैं। ये जो है, अब इसका मुझे नहीं पता कि इनके पास क्या सबूत है कि इनकी जमात ने ये किया है। बाकी जो बात उन्होंने की है कि इन प्रिंसिपल ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह के माहौल में किसी किस्म की जो इस तरह की हरकत है उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन ना मैं इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई धचका समझता हूँ, ना इनके जाने से कोई फर्क पड़ेगा। इसलिए ठीक है अतहर कासमी साहब, जिस तरह से पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया, आपको क्या लगता है कि इससे PTI की साख को कितना नुकसान हो सकता है? जी 0.0% भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह के 15 बंदे भी चले जाएं तो कोई फर्क नहीं क्या पड़ेगा। आगे भी इस्तीफे एक्सपेक्टेड हैं? आगे भी इस्तीफे आ सकते हैं? देखिए, किसी भी सियासी जमात को कोई छोड़ सकता है, लेकिन देखिए ये बहुत अब हम इन चीजों से बहुत आगे निकल आए। अगर इस वक्त देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ इमरान खान है। वो कितनी बड़ी जमात है, आपको भी पता है कि जिधर इमरान खान है उनका वोटर सपोर्टर उनके साथ है। बाकी हमारे यहाँ सियासी जमातें तो बदकिस्मती से उस तरह बन नहीं सकी कि हर बंदा उसमें इंपॉर्टेंट हो। तो हमारी सियासी जमातों में तो वन मैन शो होता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो इमरान खान है। उनके अलावा तो आपको पता ही है कि बाकी कोई अगर छोड़ के जाता है, जहांगीर तरीन गए, अलीम खान गए, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनके जाने से यकीनन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली महमूद मौलवी ने पार्टी का ऐलान कर दिया है। अतहर कासमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें इस हवाले से बता रहे थे। एक और अहम डेवलपमेंट इसी सिलसिले में 3 MPO में गिरफ्तार PTI रहनुमा फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिहाई का हुक्म मिला तो वो वापस जा रहे थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर चौकन्ना फवाद चौधरी ने फौरी वापस भागकर कमरा अदालत में पनाह ले ली।
बिल्कुल, और इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि इस तरह से फवाद चौधरी का भागना, और हाई कोर्ट में मौजूद थे और जो ही वो बाहर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तारी का खदशा था और उन्होंने वहीं से दौड़ लगा दी और भागने की कोशिश की, फरार हुए। और आपको एक बार फिर बता दें कि 3 MPO में गिरफ्तार PTI रहनुमा फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई का हुक्म वो वापस जा रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की और उन्होंने वहां से दौड़ लगा दी और वहां गिरफ्तारी से बचने की खातिर वो वहां से भाग निकले। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। कामरान, ये तमाम तर क्या मामला हुआ था ये बताइएगा, और उसके बाद अब सूरत हाल क्या है? फवाद चौधरी अभी कहाँ मौजूद है? जी देखिए, फवाद चौधरी अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हादसे में हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने जमानत के लिए अपनी रिहाई के लिए रुजू किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उनको फैसला जो है वो सुना दिया गया था। उनके हक में हुक्म दे दिया गया था कि फवाद चौधरी को रिहा किया जाए, लेकिन उसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी नहीं हुआ था। यानी अभी जबानी हुक्मनामा जो था वो उसी को सुनकर फवाद चौधरी अपनी अहलिया के हमरा और अपने बुकला और अपने भाई फैसल चौधरी के हमरा ये बाहर आ रहे थे और इन्होंने वापस जाने की कोशिश की। तो जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठे हैं, वहां पर इस्लामाबाद पुलिस और उनके साथ जो है वो पंजाब पुलिस के कुछ एहलकार थे जिन्होंने इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। उनको देखते ही फवाद चौधरी जो थे वो वहां से उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला है और वो भागते हुए जो है दोबारा अहता अदालत के अंदर चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस दौरान वो लड़खड़ाए भी, गिरते गिरते बचे, उनका सांस फूल रहा था। उनकी ये जो दौड़ लगाई उन्होंने, इसकी वजह से उनकी हालत गैर हो गई थी और उनका सांस जो है वो सांस लेने में उन्हें मुश्किल पेश आ रही थी। उन्हें पानी पिलाया गया और इसके बाद फिर वो कोर्ट रूम में ही चले गए, यानी जिस कोर्ट रूम में उन्हें फैसला सुनाया गया था वो उसी कोर्ट रूम में जाके बैठ गए। उसके बाद दोबारा जज साहब जो है वो आए। अपडेट्स हैं अभी, ये बताइएगा तहरीरी हुक्म अब अदालत की जानिब से दे दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अदालत ने अपना हुक्मनामा जारी कर दिया था और दोबारा जब जज साहब आए हैं अदालत में, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, तो उन्होंने कहा कि फवाद साहब आप तो खुद वकील हैं, आपको पता होना चाहिए था कि तहरीरी हुक्मनामा लेके जाया जाना चाहिए था आपको। तो इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि जी हमें एक दूसरी दरखास्त उन्होंने दी थी जिसमें उनको ये सजा की थी कि हमें जो है वो और भी किसी ऐसे मुकदमे में, यानी मुकम्मल एक वो ऐसे ऑर्डर दिया जाए। तहरीरी हुक्मनामा जो था उनके पास मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया आपका कामरान, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मुल्की सियासी मामलात की तो हमने बात की, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंतजामी मामलात की बात कर लेते हैं। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात और बूटी माफिया का जिक्र करेंगे। जी तो नाजरीन, कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात जारी हैं और इम्तिहानात में नकल माफिया सरगर्म है। आए रोज इम्तिहान से कबल पेपर आउट होना मामूल बन चुका है और दूसरी तरफ नकल माफिया के सामने इम्तिहानी अमला खामोश तमाशाई बन गया है। आपको बताया कि दौरान इम्तिहान तलबा को लोड शेडिंग से काफ़ी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। कराची में रवा साल मजमूई तौर पर 3,93,264 उम्मीदवार इम्तिहान दे रहे थे और मैट्रिक बोर्ड की जानिब से 524 इम्तिहानी मराकिज बनाए गए हैं। लड़कियों के लिए 245 और लड़कों के लिए 279 मराकिज कायम किए गए हैं। इंतजामिया ने नकल की रोकथाम के लिए खसूसी इंतजाम करते हुए इम्तिहानी मराकिज पर दफ़ा 144 नाफिज करके तराफ में वाक़े फोटो कॉपी की दुकानें बंद करवा दी हैं। नकल की रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं, इसी से मुतालिक जानेंगे। हमारे नुमाइंदे राव अफनान हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि कायम मकाम नाज़िम कराची बोर्ड हबीबुल्लाह सुहाग भी हमारे साथ मौजूद होंगे। राव अफनान, पहले आपकी जानिब आते हैं, ये बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त इम्तिहानी मराकिज के बाहर, इंतजामात कैसे हैं, नकल को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, हर साल की तरह साल भी हुकूमत सिंध और महकमा तालीमी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से मैट्रिक के इम्तहानात के पेश नज़र इम्तहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 लगाई गई थी और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी। अतराफ में इम्तहानी मराकज़ के जो फ़ोटो स्टेट मशीनें उनको भी मुकम्मल बंद रखने की हिदायत दी गई थी, लेकिन ये तमाम जो है सिर्फ दावे थे और सिर्फ कागजी कार्रवाई थी। अमलन जो है वो नकल माफिया का राज रहा। मजमूई तौर पर अगर मैं बात करूँ तो 524 इम्तहानी मराकज़ कायम
किए गए, जिनमें 90 से ज्यादा ऐसे इम्तिहानी मराकज हैं जो नकल माफिया की सरपरस्ती में चल रहे हैं। वहां पर कोई सुपरिटेंडेंट सिरे से तैनात ही नहीं है। इसी के साथ साथ हजारों रोल नंबर जो है वो बोगस जो है उनका भी इंकशाफ हुआ है। जो इम्तिहानी मराकज कायम किए गए उनके अंदर जरूरत से ज्यादा जो है वो रोल नंबर जो है वो अलॉटमेंट हुई है। हालांकि उन स्कूलों के अंदर इतनी गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। किमाड़ी के बेशतर स्कूल्स हैं जिनके अंदर 600 स्टूडेंट्स का जो है वो इम्तिहानी मरकज कायम किया गया, जबकि वो स्कूल इंतजामिया का ये मौकफ है और जराए का ये कहना है कि यहाँ पर तो ना इतनी गुंजाइश है कि तलबा इम्तिहान दे सकें। तो माजी के तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो बदउनवानियों के हवाले से, नकल के हवाले से वो तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। राउफ, इस पर बोर्ड हुकाम का मौकिफ क्या है? बिल्कुल, महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ने तहकीकात का हुक्म दिया था कि रातों रात जो इम्तिहानी मराकज तब्दील किए गए थे उस हवाले से तहकीकात शुरू की जाए, लेकिन जो बोर्ड है, बोर्ड की जानिब से अब तक कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया, कोई इंक्वायरी ताहल कंडक्ट नहीं की गई और ये बोर्ड की जानिब से ऐसा कोई इनिशिएटिव अभी तक नहीं लिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं कायम मकाम नाजिम इम्तिहानात कराची बोर्ड, उनसे भी बात करेंगे। हबीबुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हबीबुल्ला साहब, कराची में नकल माफिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। पेपर्स का आउट होना ये पहली बात नहीं है, इससे कबल भी ऐसे बहुत सारे वाकयात पेश आ चुके हैं। क्यों अभी तक बोर्ड इंतजामिया इसको कंट्रोल करने में नाकाम है? नकल माफिया बहुत पुराना बीमारी है, वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाए, लेकिन बोर्ड ऑफिस बहुत एफर्ट कर रहा है। इस दफा हमने ये किया है कि हमारे 524 तकरीबन सेंटर हैं, इम्तिहानी मराकज हैं और 19 हमने हब बनाए जो हमारे बोर्ड ऑफिस के अफसरान वहाँ पेपर ले जाते हैं। नकल माफिया के लिए 93 तक हमने विजिलेंस टीमें बनाई हैं जो डायरेक्टरेट और मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल है। वो हर स्कूल में जाती हैं और वो विजिट करते हैं और जो भी उनको चीजें पकड़ते हैं या कुछ करते हैं, उनके एक कमेटी बनी हुई है हमारा, उसपे वो डिसीजन करते हैं और हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, अपने एफर्ट कर रहे हैं ताकि नकल साथ ही मौजूद रहिएगा। ये जो सरकारी अफसरान और विजिलेंस टीमों की आपने बात की है, रऊफ नान ये बताइएगा, विजिलेंस टीमें क्या बाकायदा तौर पर तश्कील दी गई हैं? क्या वो विजिट कर रही हैं, यहाँ पर छापे मार रही हैं इम्तिहानी मराकज पर? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 524 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए, 3.5 लाख से ज्यादा तलबा व तालबात जो है वो इस इम्तिहान में शरीक है। और रोजाना की बुनियाद पर जब मीडिया की जानिब से और सुनो की जानिब से बार बार निशानदेही की गई कि नकल माफिया का राज है, तो उसके एवज जो है वो फिर चंद जो दर्जनों तलबा को जो है वो नकल की उसमें जो है उन्हें पकड़ा गया और फिर सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने क्रेडिट लिया कि उनकी जानिब से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 90 से ज्यादा ऐसे इम्तिहानी मराकज हैं जो नकल माफिया की सरपरस्ती में चल रहे हैं। वट्टा सट्टा हुआ है, मियाँ बीवी दोनों को इम्तिहानी मराकज अलॉट कर दिए गए हैं। जरूरत से ज्यादा रोल नंबर जो है वो एक एक सेंटर के अंदर अलॉट किया है। जहां पर 100 तलबा की गुंजाइश थी, वहां 600 तलबा के जो है वो इम्तिहानी मराकज कायम किए गए। तो माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सानवी तालीमी बोर्ड हो सिर्फ दावे कर रहा है, महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ने अपनी आंखें बंद रख रखी हैं। सिंध हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही और नकल जो है उसके माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। अफनान, ये भी देखा गया है कि अक्सर ऐसी शिकायत भी मौसूल हुई कि नकल करवाने में सरकारी अफसरान भी मुलविस होते हैं, तो इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? तो सरकारी टीचर्स की मुबैना ऑडियो भी सामने आई और सुनो न्यूज की जाने से ये एक्सक्लूसिव जो है वो निशानदेही भी की गई थी कि सरकारी टीचर इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं। और ऑडियो में उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि उन्होंने बोर्ड के अंदर पैसे देकर जो है वो अपना इम्तिहानी आप साथ ही रहिएगा, मैं यही सवाल जो है वो हबीबुल्ला साहब के सामने रखूंगा। हबीब साहब, इम्तिहानात में जो नकल करवाई जाती है उसमें आमतौर पर देखा यह गया है कि जो सरकारी अफसरान होते हैं वो खुद ही मुलविस होते हैं, जो विजिलेंस टीमें तश्कील दी जाती हैं उन्हीं के लोग इसमें जो है वो मुलविस होते हैं। इस पर क्या कोई बोर्ड की जानिब से अब तक एक्शन लिया गया है? नकल के लिए सब जहाँ 1-2 सेंटरों पे रिपोर्ट मिली थी, चेयरमैन साहब शरफ अली शाह साहब ने मुझे हिदायत दी, मैं गया वहाँ। जो सेंटर सुप्रीडेंट है, जो स्कूल का मालिक भी होता है, जो हेडमास्टर होता है, उन्होंने 2-3 तक मिली, मैं गया उनको, मतलब हम अगर वो उसमें मुलविस पाया जाता है तो हम उनको सस्पेंड कर देते हैं सेंटर सुप्रीडेंट को। और बाकी जो नकल जो है बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं हम सारे, इंशाल्लाह ताला वो खत्म होनी चाहिए। और ठीक, अच्छा हबीबुल्ला साहब ये भी बताइएगा कि क्या इम्तिहानी सेंटर्स के एतराफ़ अगर दफ़ा 144 नाफिज की जाए तो सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है? जी, हमने जो मुतल्लिक़ इदारे थे उनको सबको खतूत लिखे थे, एजेंसियों से लेके कलेक्टर तक को। फिर दफ़ा 144 लगी है, जो कमिश्नर साहब है वो लगाते हैं ताकि फोटोस्टेट मशीन से लेके बहुत सारा उनकी जो पसगजाई में कोई भी ना आए, नहीं आते, वो 144 लगा हुआ है। उसकी वो पुलिस, बाकी मुतल्लिक़ इदारों का पुलिस थाना या जो एजेंसियाँ उनका काम है कि उस 144 पे अमल करना है। हमारा काम है वहाँ पे चीज़ें क्वेश्चन पेपर को आसानी से पहुँचाना और हमारी टीम में जाती हैं
नकल करते हुए कोई देखा या विजिट करती हैं। और वो दूसरी बात ये कि जो हब पे जाते हैं, हमारे अफसरान हैं तकरीबन 19 हब है हमारे, तो वो भी विजिट करते हैं, विजिलेंस करते हबीबुल्लाह हैं। साहब, आमतौर पर देखा यह गया है कि वक्त से पहले ही पर्चा जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर हो जाता है, वहां पर लीक आउट हो जाता है। इसकी वजूहात क्या हैं और इसके पीछे कौन है, क्या कार्रवाई हो रही है? हाँ, इनकी ये देखिए, हम यहाँ दूर दराज इलाके जो है हमारे यहाँ, जैसे मतलब बोर्ड ऑफिस से लेके गुलशन हदी तक में जो गांव कोट है, उधर पेपर जाते हैं। हम यहाँ से तकरीबन 8:30 बजे 8:15 बजे निकलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद वो जो हमारा जो नुमाइंदा होता है सेंटर सुप्रिटेंडेंट के 9:05-10 पे उनके हवाले करता है। वो बाकायदा सील होते हैं पेपर, सारा कुछ वो सेंटर में जाकर बच्चों को देता है। वो बच्चे ने किसी ने तस्वीर बनाकर अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जला दी तो बोर्ड ऑफिस जिम्मेदार पेपर पहुंचाने तक। हाँ, रात के अगर किसी पर अगर कोई हो, क्योंकि हम खुद रात भर जाकर उसकी निगरानी करते हैं, अगर आउट हो तो पेपर आउट करते हैं, बाकी तो हम अपनी। अच्छा राउफनान, ये भी बताइएगा कि अक्सर देखा गया है कि सेंटर पे पहुंचने से पहले ही तलबा ऐसी शिकायत करते हैं कि पहले ही पर्चा आउट हो जाता है, तलबा को पहले ही मिल जाता है कि पेपर में क्या आने वाला है। तो इस हवाले से भी बताइएगा, कोई शिकायत मौसूल हुई, तलबा से आपकी बात हुई, इंतजामिया से बात हुई, कैसा कैसे पॉसिबल है? हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई सालों से प्रैक्टिस रही है कि सानवी तालीमी बोर्ड से ही पर्चा आउट हो जाता है और इम्तिहानी मराकज़ पहुंचने से कबल ही जो है वो पर्चा व्हाट्सएप पे दस्तयाब होता है, दीगर सोशल मीडिया ग्रुप से दस्तयाब होता है। और सिर्फ पर्चा दस्तयाब नहीं बल्कि हलशुदा पर्चा भी दस्तयाब होता है। और नकल माफिया का कंट्रोल इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक पेपर इम्तिहानी सेंटर नहीं पहुंच रहा लेकिन नकल माफिया के पास पहुंच गया, उसका हल पेपर भी उसके पास मौजूद होता है। और 9 बजे 9:30 बजे अगर इम्तिहान शुरू होना है तो 9 बजे तमाम ग्रुप्स के अंदर सॉल्व पेपर जो है वो सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। तो महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी हो या सानवी तालीमी बोर्ड हो, लास्ट ईयर भी इसी तरह की प्रैक्टिस रही। सिर्फ दावे किए गए हम कार्रवाई करेंगे, हब मराकज़ के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी, शोकॉज जारी किए जाएंगे, लेकिन माजी के तमाम अगर देखा जाए सिर्फ दावे हैं। अब तक आज तक एक अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई मुअत्तल हुआ है। और महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी जो है वो मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड के खिलाफ जो है वो बदउनवानियों के खिलाफ तहकीकात भी कर रहा है, लेकिन वो तहकीकात कहाँ पहुंची है कोई अता पता नहीं है। तहकीकाती कमेटी बार बार ये कहती रही कि उन्हें वहां तक एक्सेस नहीं दिया जाता, उन्हें रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जाता, उन्हें अवार्ड शीट नहीं दी जाती और जो तालीमी बोर्ड की इंतजामिया वो ताउन नहीं करती। तो तहकीकाती कमेटियां हो सभी बेबस हैं और ऐसा लग रहा है कि एक कंट्रोल्ड माफिया है जिसके तहत ये पूरा माफिया के जरिए ये काम करवाया जाता है। हबीबुल्लाह साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि दीगर सूबों की निस्बत अगर देखा जाए तो सिंध में नकल माफिया की वजह से जो मयार तालीम है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, एजुकेशन सेक्टर इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं और इसके सदेबाब के लिए क्या कर रहे हैं? हमने तो अपने बोर्ड ऑफिस को बहुत इस तरह से इस दफ़ा पहली दफ़ा ऑनलाइन सारा सिस्टम किया है और बहुत सारी चीज़ें मॉडल बनाई हैं। और बाकी नकल के लिए तो ये पूरा एक इनकलाब और वो उस तरह से होना चाहिए कि वालिदैन भी अवेयरनेस हो, बच्चे में भी हो, और वो जो उस्तादा हजरात होते हैं उस्ताद, वो बच्चों को सही तरीके से पढ़ाएं ताकि वो नकल की तरफ रुझान ना जाए। और वो है नहीं, आप समझते पढ़ाई के एजुकेशन का जो सरकारी तौर का हाल है वो मैं समझता हूँ कि है, अच्छी तालीम है, सब कुछ है, लेकिन उसमें शायद वक्त लगेगा, एक जनरेशन चाहिए। ठीक, अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि नकल के इस गैर कानूनी और गैर इखलाकी इकदाम को रोकने के लिए वालिदैन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, तो इसके हवाले से क्या इकदाम करने की जरूरत है? मुख्तलिफ सोशल ग्रुप हैं, टीवी अवेयरनेस वगैरह है, सारा कुछ है, सोशल मीडिया पे चलता है कि भाई वालिदैन वो सारा करें। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो वालिद साहब अपने बच्चे के साथ सेंटर पे जाता है और जाके थोड़े एफर्ट करता है कि मेरे बेटे का पेपर अच्छा हो जाए, बजाय ये कि वो जब घर में बैठ के मोबाइल और बहुत सारी चीजें देख रहा होता है तो उसको डांटे कि भाई आप तालीम हासिल करो, आप पेपर याद करो। और वो ये तो जनरली है मसला, उसको वक्त लगेगा पूरा माशरे को चेंज करने के लिए, वक्त लगेगा, लेकिन ये वक्त आखिर कितना होगा, मजीद कितना वक्त दरकार होगा इस नकल माफिया पर काबू पाने के लिए? ये तो ऊपर वाले जो बैठे हैं, जो हमारे हैं, वो करेंगे इस पे। और मैंने कहा बहुत अच्छे एफर्ट किए हैं उन्होंने, सारे किए हैं, और मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ बेहतरी हुई है, बहुत एजुकेशन बेहतर हुई है कराची में और अंदरून सिंध वगैरह में। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप सिंध के तालीमी निज़ाम और मयार को दुनिया में कहाँ देखते हैं? मैं समझता हूँ पहले के पुराने वक्त से लेके अभी नए हालात के मुताबिक बहुत बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, मतलब जो भी होते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म किया है लड़कों ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। रऊफनान हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह करें, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखना यह है कि अभी इस सिलसिले में जो कराची बोर्ड है या सिंध बोर्ड है वो क्या इकदाम उठाता है ताकि नकल माफिया पर काबू पाए। बिल्कुल, अभी लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा।
प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। झंग से आपको खबर दें, जहां सीवरेज के गंदे और जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त होने लगी। आसान और सस्ते जहरीले पानी के मैसर आने से जिम्मेदारों ने सब्जियों को सीवरेज का जहरीला लगाना मामूल बना लिया है, जबकि फूड अथॉरिटी और महकमा माल का अमला महज कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह गया है। जहरीले पानी से उगने वाली सब्जियां इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह है। बिल्कुल, आप जंग के हवाले से आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे सीवरेज के गंदे और जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त की जाने लगी है, जो कि इंसानी सेहत के लिए ज़्यादा मुज़र सेहत है। इस पे बात करेंगे। अली अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अली अब्बास, बताइएगा क्या अपडेट्स आपके पास? झंग में फूड अथॉरिटी की अदम दिलचस्पी के बायस झंग में सीवरेज के गंदे पानी से बड़े पैमाने पर सब्जियां काश्त की जा रही हैं। आसान और कम खर्च में मैसर आने पर मकामी जमींदारों की जानिब से जहरीले पानी से सब्जियां काश्त करने का सिलसिला जारी है। माहिर ग़िज़ायात का कहना है कि सीवरेज के पानी में इंसानी फजले के अलावा शहर में कायम छोटी फैक्ट्रियों का केमिकल ज़्यादा पानी भी शामिल होता है, जिसके बायस पानी जहरीला हो जाता है, जो कि ज़मीनों के लिए नुकसानदेह और इंसानी जिस्म में पेचीदा बीमारियों का मौजब बनता है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से सूरत हाल बारे इस्लाह अहवाल और फसलों में सीवरेज के पानी की रोकथाम बारे फौरी कार्रवाइयाँ करने का मुतालबा किया है। जी, इंसानी सेहत के लिए पेचीदा बीमारियों का सबब बनता है गंदा पानी। नहरों की टेल पर मौजूद किसानों का क्या कहना है इस हवाले से, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ज़मीन पर गंदे पानी से सब्जियां काश्त हो रही हैं, जिसकी वजह से ज़िले इंतज़ामिया कोई नोटिस नहीं दे रही। पूरे झंग में तकरीबन जो है ना गंदे पानी से सब्जियां काश्त हो रही हैं। सीवरेज का पानी होता है, हेपेटाइटिस जो है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो सब्जियां काश्त की जा रही है ना, उसकी वजह से तो क्या कहते हैं बीमारियाँ फैल रही हैं, हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। हार्ट का मसला हो रहा है, जो भी दीगर बीमारी हैं हम पे मुसल्लत हो रही हैं, ये सारे गंदे पानी की वजह से ही हो रही हैं। यहाँ पे गंदा पानी लगता है, हुकूमत को चाहिए कंट्रोल करें और साफ़ पानी लगे। जहरीले पानी से पैदा होने वाली ये फसलें, सब्जियां और फल शहरियों की सेहत को किस तरह से मुतासिर करते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ोहा अकरम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का ही फरमाइएगा। आमतौर पर तासुर ये है कि जी पानी ज़ाया हो रहा है तो उसको ज़ाया ना करें, बल्कि उसको जो है वो सब्ज़ी की काश्त में, फलों की काश्त में इस्तेमाल कर लें, और यकीनन ये फिर इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। क्या ऐसी बीमारियां हैं जो कि पैदा होती हैं इस पानी से जो सब्जियां काश्त की जाती हैं? सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह खैर एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल, पानी अगर हम सब्जियों की काश्त के लिए इस्तेमाल करेंगे और अगर वो पानी टॉक्सिक होगा, अगर वो पानी कंटेमिनेटेड होगा, तो यकीनन अगर हम उसी पानी से वो सब्जियां उनके अंदर पकाएंगे और ऐसी सब्जियों का सीवरेज वाटर अगर होगा या कंटेमिनेटेड या टॉक्सिक वाटर होगा, अगर उसको वो वाली जिस फसल के अंदर ये पानी इस्तेमाल किया गया है वो सब्जियां हम खाएंगे तो हमारी सेहत पर बेशक मुज़र असरात पड़ेंगे। क्योंकि पानी देखें एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर हमारी बॉडी के तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं। तो जब वो मीडियम ही खराब होगा तो हमारी बॉडी का हर ऑर्गन जो है वो उससे इफेक्ट होगा, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो हमारी इंटेस्टाइन्स हो, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो। और इसकी वजह से बेशुमार बीमारियां हैं जो इंसान को लाहक हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा ज़ोहा, जिस तरह से आपने भी बहुत सारी बीमारियां भी नोटिफाई कराई हैं कि टॉक्सिक पानी से ये तमाम बीमारियां जो है लाहक हो सकती हैं इंसान को, आप क्या इस हवाले से बताइएगा, गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने की ज़रूरत है अभी राइट नाउ? देखिए, इंतजामिया के हवाले से तो जो नुमाइंदे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं और इस हवाले से जो नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि वो आगे बढ़ चढ़कर कोई ऐसे इक़दाम और स्टेप्स और इनिशिएटिव्स लें जिनमें कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएं ताकि इस चीज की रोकथाम हो सके। और गवर्नमेंट को ये चीज, जो पब्लिक स्पीकर्स हैं या जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, वो इसको किसी ना किसी तरीके से एड्रेस कराएं। अभी तो सबसे अहम जरूरत ये है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इस चीज को नोटिफाई करवाया जाए और उनकी एक्नॉलेजमेंट में ये चीज लेके जाए कि ये भी एक अहम मसला है हमारे मुल्क का, हमारे वतन अजीज का, जिस पर लाजमी तौर पर फौरन रिएक्शन होना चाहिए और इसके लिए जो प्रॉपर इनिशिएटिव्स है वो लेने चाहिए ताकि इस चीज की रोकथाम हो सके। क्योंकि देखें, मसला ये है कि अगर ये फसलें जिनके अंदर ये सब्जियां बनती हैं, फल बनते हैं,
अगर कोई एक नॉर्मल शख्स इस्तेमाल करता है तो उसको कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस जैसी बीमारी हो सकती है, यानी कि उसका स्टमक इन्फेक्ट हो सकता है। बहुत उसको सी ऐसी डायरिया हो पेचीदा सकता है, बीमारियां हैं constipation हो जो कि सकती है। गालिबन इसी वजह से पैदा होती हैं, चूंकि गंदे पानी से ये काश्त की जाती हैं, सब्जियां भी और फल भी। इंसानी सेहत को मजीद किन मुश्किलात से दो चार कर सकते हैं? कौन कौन सी ऐसी पेचीदा बीमारियां हैं जो आजकल देखने में आ रही हैं सिर्फ इस वजह से? देखिए, अगर आप इसको इस डिस्कशन की जरा थोड़ा सा गौर से जायजा ले तो पता चलता है कि इसकी वजह से हेपेटाइटिस ए, जो कि एक खतरनाक बीमारी है लोगों के अंदर, बहुत कॉमन है, जिसके बारे में हमें पता है कि इसमें जो है डायरिया, स्टमक पेन, मेल न्यूट्रिशन कॉज हो जाती है। बच्चों के अंदर अगर हम इस हवाले से बात करें तो एक डिजीज जो कि इतनी सही तरीके से हमारे मुल्क में एड्रेस नहीं हो पाई, वो पोलियो है। और हम सब जानते हैं कि पोलियो कितना खतरनाक हो सकता है। इसकी वजह से मसल वीकनेस होती है, और मसल वीकनेस के बाद ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा जिसने वो फल या सब्जी खाई जो कि सीवरेज वाटर के साथ कंटेमिनेट हुई थी, वो सारी उम्र चल ना। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर ज़ोहा अकरम हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइया, तो आगाह करी थी कि कौन सी ऐसी पेचीदा बीमारियां हैं जो कि पैदा हो सकती हैं सिर्फ इस वजह से कि सीवरेज के पानी से ये सब्जियां और फल काश्त किए जाते हैं। बिल्कुल, और बड़े अहम पॉइंट्स भी उन्होंने बताए हैं कि अगर ये पॉइंट्स अडॉप्ट कर ले गवर्नमेंट तो इस हवाले से बचा भी जा सकता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाए और बात करेंगे कीनू के शहर सरगोदा के बागात तबाही के दिहाने पर पहुंच गए हैं। बहुत से बागात और फसलें पानी ना मिलने की वजह से खुश्क होने लगी हैं। सरगोदा में कुल ज़रई ज़मीन 14 लाख हेक्टर है, जबकि काबिले काश्त ज़मीन 12,70,000 हेक्टर है। जी हाँ, लेकिन नहरों के टेल पर पानी ना पहुँचने से ज़मीनें और बागात बंजर हो रहे हैं। सरगोदा में नहरी पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम है, पानी चोरी के बढ़ते हुए वाक़यात भी हैं। नहरों की टेल पर खेत और बागात को पानी ना मिलने से किसान भी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, और जो पैदावार है वो भी खासी हद तक कम हो गई है। जो ज़मीनें हैं वो पानी ना मिलने की वजह से पैदावार नहीं दे पा रही हैं। इसी बारे में हम मज़ीद जानेंगे, वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे ज़रकाश खान से। ज़रकाश, बताएगा मजमूई सूरत हाल है क्या यहाँ पर, खुसूसन पैदावार हासिल करने के लिए जितना पानी रिक्वायर होता है क्यों नहीं मिल पाता पानी? कुल ज़रई रकबा जो है 14.5 लाख एकड़ है, जबकि ज़रई रकबा जो है वो 12,70,000 एकड़ जो है काबिल काश्त है। इसमें से 16,800 जो है वो बरानी एरिया है और 1,80,000 एकड़ ऐसा रकबा है जो नाकाबिल काश्त है। सरगोदा जो है किन्नुओं की वजह से मशहूर है। यहाँ पर जो है किन्नू की पैदावार जो है बेतहाशा होती है और यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के किन्नू पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो पानी के निज़ाम के ना होने की वजह से, महकमा इरीगेशन की नाअहली की वजह से कहा जा सकता है कि यहाँ माल्टे की फसल में जो है रवा साल खातिर खा कमी आई है, और इस कमी की वजह जो है वो नहरी पानी को बताया जा रहा है। हमारे साथ कुछ ऐसे ही किसान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको किस तरह के मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जो है जो नहरी पानी है वो कितने अरसे से आप लोगों को नहीं मिला? ये कम से कम 2 साल से। 2 साल से आप लोगों को पानी नहीं मिला, तो यहाँ पे लोग नहीं आते आपके पास? नहीं, कोई भी नहीं आता बिल्कुल। इसलिए 2 साल से लगातार ट्यूबवेल चला रहे हैं। टेलों पे तो खैर पहुँचते पानी नहीं है, अगर पहुँचते भी आए तो वो खालों में रह जाता है, ज़मीन तक तो पहुँच नहीं सकता। ये गुज़िश्ता जो फसल थी माल्टे की, उसके अंदर भी कमी है, ये उसकी क्या वजूहात? आप सिर्फ पानी की कमी, नहरी पानी की कमी। अगर आप लोगों को नहरी पानी मिल जाए तो आप लोगों को कितना फ़र्क पड़ सकता है आप लोगों की पैदावार में? कम से कम 80% बढ़ जाता है, फ़र्क पड़ता है। पानी यहाँ अवेलेबल होता ही नहीं है, पहुँचता ही नहीं है, जिसकी वजह से तमाम बागात सूख चुके हैं। कीनू वगैरह के तरशाबा तमाम बागात सूख चुके हैं। ऐसा ऐसा ये ज़मीन जो कि बेहतरीन 95 जनूबी की ज़मीन, एक बेहतरीन ज़मीन गिनी जाती थी, आज ये बंजर हो रही है, कलर उठ रहे हैं, ऊपर से सफ़ेद हो जा रही है कि पानी जो नहरी पानी ना लगने की वजह से ये ज़मीन अपने हाथमे की तरफ जा रही है। आइंदा 2 से 3 साल अगर यही सूरत हाल रही तो ये ज़मीन मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी और इस ज़मीन से कुछ भी पैदावार हम नहीं ले सकेंगे। ना इधर कोई महकमे का आदमी को चक्कर लगाता है, जब उनसे बात करते हैं तो वो कह देते हैं हमारे बस की बात नहीं है। अगर आकर हमारी ज़मीन को ज़्यादा ले जाए तो आप हैरान हो रह जाएंगे कि ये 95 जनूबी वाले कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। आप हमारी तरफ देखना भूल गए हैं। आएँ, हमारी टेल को देखें, हमारे पानी की पोजीशन देखें,
क्या आया ये पानी हमारे काबिल इस काबिल है कि हम फसल उगा सके? हम भी आपकी तरफ नजर उठा के थक चुके हैं। जो बागात लगाए हुए थे वो सारे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूख रहे हैं। हमारी कोई इधर पैदावार कोई फसल नहीं है बिल्कुल जो हो रही है। हाँ, अगर हम ट्यूबवेल का बात करें तो वो ऐसे है कि पहले उसका सिलसिला चल रहा था, लेकिन ट्यूबवेल का पानी जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। वो मजबूरी के लिए लगा रहे थे, लेकिन जब वो अभी फ्यूल की कास्ट जो है वो प्राइस इतनी बढ़ गई है कि वो भी हम नहीं मतलब लगा सकते। ये नहर के ऊपर बेलदार रखे हुए हैं, उन्होंने कभी चक्कर लगाना गवारा नहीं किया। बेलदार वो जो ये नहरों की सफाई करते हैं वो उधर दफ्तर में बैठ के हाजिरी लगाते हैं, बोलते हैं हमने अपनी मतलब काम कर दिया है, लेकिन कोई आदमी इधर आके देखने वाला है ही नहीं है। मेरे को 15 किलो ਜ਼ਮੀਨ है, 7.5 घंटे मेरा पानी है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਦਾ। ਟੇਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਨਸਲ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲਰ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੂਣੇ ਨੇ, ਨਮਕੀਨ ਨੇ। ਸਾਡਾ 7 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ 1 ਕਿਊਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੇ ਨਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਆ ਟੇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਮੋਂਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ? ਹਕੂਮਤ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਆਖਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਮਗਰੂ ਲਾਓ। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने ज़मींदारों की बात को सुना कि यहाँ पर जो है महकमे इरीगेशन की नाअहली की वजह से उनकी ज़मीनें जो है तबाहाली का शिकार हो गई हैं, सेमो थर का शिकार हो गई हैं। उनकी जो पैदावार है वो ख़त्म हो गई है, उनकी जो ज़रख़ेज़ी थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। उनका यही कहना था कि जो इरीगेशन डिपार्टमेंट तवज्जो दे, जिनकी फसलें जो हैं ज़मीनें एंड के ऊपर हैं, उनको भी पानी जो है प्रॉपर मिले ताकि वो अपनी ज़मीनों को सैराब कर सकें और वहाँ पर जो है पानी वाफिर मकदार में पहुँच सके, उनकी फसल जो है अच्छी हो सके। पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से फसलें जो है काफ़ी ज़्यादा तबाहाली का शिकार हैं और किसान जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अदनान अमजद, एक्सियन अनहार सरगोदा हैं। अदनान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फसलों को पानी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान है। क्या इसके पीछे वजूहात हैं? एक्चुअली पहले तो हमारे पास डिमांड थोड़ी कम थी, तो लेकिन जैसी अभी गर्मी बढ़ी है, गर्मी बढ़ने के साथ डिमांड भी बढ़ी है पानी की, तो फौरन ही हमने रसूल बराज से अपने पानी की डिमांड की है और उसके साथ ही हमें पानी वाफिर मकदार में मिल रहा है। अभी हम कोशिश करें कि अगले 2 माह तक जो है ना पानी जितना किसान मांगते हैं उनको दें, ताकि उनकी जो फसल अभी बुआई है और जो बाकी सारे इश्यूज हैं उस पर जो है ना उनको पानी प्रॉपर लगाया जा सके। अदनान साहब, ये मौसम गर्मा तो अब शुरू हो रहा है, डेफिनेटली इसमें जो पानी की डिमांड है वो बढ़ेगी, लेकिन जो पानी चोरी के वाक़यात हैं वो तो तवातुर से पेश आ रहे हैं इससे पहले भी। पानी चोरी भी इसी पीक सीजन में स्टार्ट होती है जैसे ही पानी की डिमांड बढ़ती है, मगर उसके ऊपर भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी हम थ्रू चीफ सेक्रेटरी पंजाब हमने रीजनल पुलिस ऑफिसर्स को भी लिखा है कि वो जो पानी चोरी में लोग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ प्रॉपर जो है ना एक्शन लिया जाए। और हमारी टीमें भी जो है ना डे नाइट उसको वॉच कर रही हैं। जैसे ही हमें कहीं पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि बड़े बासर लोग होते हैं जो कि इसमें मुलविस होते हैं, तो कार्रवाई का सिर्फ कह दिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ कागजात तक महदूद होकर रह जाती है। नहीं, कागजात तक नहीं महदूद होती। हमारे काफ़ी सारी जो FIR जो हम करवा रहे हैं वो बाकायदा लोगों का जुडिशल हो रहा है और वो प्रॉपर उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। और ये बगैर किसी शख्सियत को और किसी चीज़ को मद्देनजर रखे बगैर एक्शन लिया जाता है, चाहे उसमें कोई बासर आदमी है या कोई गरीब किसान उसमें इन्वॉल्व है। कोई ये नहीं देखा जाता कि ये बासर जिम्मेदार है या इसका कोई और बैकग्राउंड है। तो कोशिश डिपार्टमेंट यही कर रहा है कि ताकि लोगों जो जिम्मेदार हैं उनको उनका प्रॉपर हक दिया जाए और जो पानी चोरी में इन्वॉल्व है जमींदारों को उनका प्रॉपर हक देना चाहिए। जिस तरह से जमीनें और बागात बंजर हो रहे हैं, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, बर वक्त एक्शन होना चाहिए। और नहरों की टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से बागात भी बंजर हो रहे हैं और जमीनें भी बंजर हो रही है और सबसे ज्यादा किसान सफर कर रहा है। ये हमारी भी और महकमे की भी पूरी कोशिश है कि जो टेलों पे है पानी
जो वाफर में और प्रॉपर जो जितना उनका हक बनता है वो पहुंचाया जाए, बिल्कुल। और जो उसके उन तक पहुंचाने में जो रुकावटें हायल हैं उनको भी दूर किया जाए, जिसकी आप निशानदेही कर रही हैं, पानी चोरी। तो उसके लिए डे नाइट जो टीमें, दोनों डे में भी हम कैनाल्स के ऊपर अपनी सर्विलेंस रखते हैं और रात में भी रखते हैं। जैसे ही हमें कोई भी दाएं बाएं से पता चलता है फलानी नहर के ऊपर कोई पानी चोरी हो रहा है, तो हम फौरन उसका एक्शन लेते हैं। मैं खुद भी उसको डे और नाइट वॉच कर रहा हूँ। और इसके अलावा हमारे लाहौर से टीमें भी सरप्राइज चेकिंग के लिए आती हैं, ताकि उस मजीद वो पानी चोरी में जो अनासर शामिल उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सके। अदनान साहब, आमतौर पर कहा यह भी जाता है कि नहरों में पानी भल सफाई के नाम पर जो है वो नहरें बंद रखी जाती हैं, वहाँ पर जो है वो पानी नहीं दिया जाता है, इसी वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसमें भी मैं थोड़ी सी क्लियरिटी कर दूं कि जब भल सफाई होती है वो उस वक्त बहुत कम डिमांड होती है दिसंबर और जनवरी के अंदर। उसके अलावा कभी भी भल सफाई के नाम पे नहरें बंद नहीं होती। ये हम हर साल दिसंबर और जनवरी के अंदर भल सफाई के लिए हम अपना नहरें बंद करते हैं, उसी में सारी सफाई करवा ली जाती है। चंद एक एरियाज को छोड़ के जहाँ पे साल की 6 माह नहरें बंद रहती हैं और 6 माह चलती हैं, तो उसमें 6 माह वो हमारा। अदनान साहब, उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल बेहतरी की जानिब जाएगी, खुसूसन जो पानी चोरी के वाक़यात हैं उनमें कमी लाई जाएगी। आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से मजीद भी आपको जानते रहेंगे कि क्या आपने इकदाम उठाए हैं। बहुत शुक्रिया अदनान अमजद साहब, एक्सियन महकमा हार सरगोदा हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, प्रोग्राम में आगे भी बात करेंगे कुछ अहम मामलात पर। अभी लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं कि फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के रीजनल ब्लड सेंटर के तरक्याती मंसूबों में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। अस्पताल इंतजामिया ने मुबैना तौर पर ठेकेदार से मिलकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। एंटी करप्शन हुक्काम ने MS अलाइड अस्पताल मुतल्लिका SDO मुतल्लिका ओवरसीज को रीजनल ऑफिस रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया है। जहां मुबैना तौर पर डेवलपमेंट स्कीमों में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल और भारी बिल्स की अदायगी भी की गई, जिस पर एंटी करप्शन हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। रीजनल ब्लड सेंटर के मंसूबे पर 2019 में काम शुरू हुआ, जो 2021 में मुकम्मल हुआ, और इस पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए की खती रकम खर्च की गई। मंसूबे के लिए फंड्स जर्मन बैंक ने दिए थे। इसकी असल हकीकत क्या है ये जानेंगे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज, ये तमाम तर मामला है क्या जो खुर्द-बुर्द हुई है, जो करप्शन हुई है, इसकी तहकीकात अब कैसे की जा रही है? जी बिल्कुल जिशान, ये फैसलाबाद का रीजन का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है। ये फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में जो तकरीबन 1 साल और 7 माह की मुद्दत में इसको जो है वो मुकम्मल किया गया था, और इस पर टोटल कास्ट जो है वो 113 मिलियन आई थी। लेकिन अब ये चीज़ जो है सामने आई है कि इसमें मुबैना तौर पर करप्शन हुई है। जब इसको तामीर किया गया, भारी बिल जो है वो पे किए गए, और इसकी जो बिल्डिंग्स के अंदर जो पैसे खर्च किए गए वो उसमें जो है वो करप्शन जो है वो सामने आई है, जिस पर फैसलाबाद में जो नैब की टीम है, इन्होंने इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी है। और अलाइड अस्पताल की की जो इंतजामिया है, क्योंकि इस वक्त अलाइड अस्पताल MS के बगैर ही चल रहा है, तो इस वक्त की जो इंतजामिया है उन्हें बुलाया गया है और कहा गया है कि वो शामिल जो है वो तफ्तीश होंगे, और उसके बाद चीज़ें मजीद जो है वो सामने आएंगी, और बाकायदा तौर पर इस पर जो इंक्वायरी शुरू भी हो गई है। और वाइस चांसलर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं उनका मौक़िफ़ भी इस हवाले से लिया गया है। इस हवाले से अब ये चीज़ें जो है सामने आना शुरू हो गई हैं। जो जैसे जैसे मजीद तहकीकात होती जाएगी, चीज़ें जो है वो सामने आना शुरू हो है। वो कब से अस्पताल में तैनात नहीं हो सके हैं, क्या वजह है कि उनके बगैर ही अभी तक अस्पताल चल रहा है? तो जो दीगर मैनेजमेंट है, कौन लीड कर रहा है इन सब चीज़ों को? फिर देखें जिशान, जो रमज़ान मुबारक में जो इस वक्त के जो वज़ीर आला हैं वो मोहसिन नकवी जब फैसलाबाद आए थे अपने हंगामी दौरे पे, तो उस वक्त उन्होंने जब यहाँ पर हंगामी दौरा किया तो उसमें कुछ चीज़ें उनको जो है वो नागुज़ीर गुजरी थी, क्योंकि उन सफाई के इंतजाम बेहतर नहीं थे, और कुछ ऐसे मामला थे जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर MS को जो है वो उहदे से हटा दिया था, और ये चार्ज जो है वो जो डिप्टी MS हैं उनके पास इस वक्त है। लेकिन अभी तक बाकायदा तौर पर MS यहाँ पर तैनात नहीं हो सका है, तो इसीलिए जो इस वक्त की इंतजामिया है उनको जो है इंक्वायरी में बुलाया गया है, और उन्होंने अपना जवाब भी सबमिट करवा दिया है। इंतजामिया को जैसे रिकॉर्ड समेत तलब किया गया है एंटी करप्शन की जानिब से, इस पर मजीद तहकीकात भी होंगी। क्या कुछ अहम अफसरान के नाम सामने आ सके हैं कि ये अफसरान तलब किए गए हैं एंटी करप्शन की जानिब से जो इन्वॉल्व हैं इस करप्शन केस में?
देखिए, इस वक्त जो सिर्फ अस्पताल की जो इंतजामिया, जिसमें एमएस हैं, डिप्टी एमएस हैं, इसके अलावा जो जिन्होंने ये सारे तामीर को जो है वो देखा था, और जो इस वक्त एडमन के लोग हैं, उनको ही सिर्फ जो है वो बुलाया गया है और उनको कहा गया है कि इसकी जो तफ्तीश है, इंक्वायरी है, उसमें जो है वो शामिल हों और अपना जवाब जो है वो सबमिट करवाएं। तो अभी उन्होंने अपना जवाब जो है सबमिट करवा दिया। अब देखते हैं कि इसकी क्या जो है कंक्लूजन जो सामने आती है। इस हवाले से तहकीकात जो है शुरू कर दी गई हैं। शोहरोज इबाद हमें बता रहे थे कि एंटी करप्शन की जानिब से इन्वेस्टिगेशन शुरू जहाँ बिल्कुल कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से मजीद तफसील से बात कर सकें और मुतालिका हुकाम का मौक़िफ़ जान सकें कि सिर्फ यही नहीं, दीगर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं फैसलाबाद के अस्पतालों में, उनकी असल वजूहात क्या है। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।